एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। आज की 15 जनवरी की क्लास में द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल को पढ़ेंगे। जो बच्चे क्लास में नए हैं ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शाम 6:30 बजे का अलार्म लगा लें। मंडे टू सैटरडे आपको ये क्लासेस मिलती हैं जिसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से आपके एग्ज़ाम के इंग्लिश सेक्शन को हैंडल करना सिखाया जाता है, खास करके नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के बच्चों को। चलिए, आज की क्लास में क्या खास है, ये आपका क्विज़। TJ जोसेफ नाम के एक प्रोफेसर पे 2010 में हमला हुआ था ब्लास्फेमी का, और उस हमले के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है। और आर्टिकल में जो ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब आप सीखेंगे इस क्विज़ पे आपको क्लास के लास्ट में अप्लाई करना है। तो मन से चीज़ों को सीखो और लास्ट में क्विज़ को सॉल्व करेंगे। 10 में से 8, 9, 10 आपको मार्क्स मिलने चाहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है जी क्लोजर टू क्लोजर। देखिए, क्लोज मतलब नज़दीक, क्लोजर यानी क्लोज की कंपैरेटिव डिग्री, ज़्यादा नज़दीक। और ये जो दूसरा वर्ड आप देख रहे हो ना, क्लोजर, इसका मतलब होता है अंत, किसी भी चीज़ का समापन, है ना। कह रहा है जी समापन के, क्लोजर के, अंत के और नज़दीक हम आ गए हैं, क्लोजर आ गए हैं। दोनों वर्ड्स को क्लोजर बोला जा रहा है, लेकिन दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग और जो मीनिंग डिफरेंट है। ये क्लोज से बन गया क्लोजर, और ये क्लोजर का मतलब होता है जी किसी चीज़ का समापन। अच्छा भाई, किसके समापन के, किसके अंत के नज़दीक हैं? ऑन द सवेट अरेस्ट एंड प्रोफेसर TJ जोसेफ केस इन केरला। बात हो रही है सावट नाम के इस आदमी की अरेस्ट की, इस आतंकवादी, खूंखार, बार्बरिक आदमी के हिरासत में लिए जाने की, और प्रोफेसर TJ जोसेफ नाम के इस आदमी के केस की जो केरला में हुआ था सन 2010 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ की तरफ। देखो, कोशिश यही करनी है कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ साथ साथ आप पढ़ सको। वो वाला काम नहीं करना है जो यूट्यूब पे हो रहा है, हर चैनल पे टीचर पढ़ा रहा है और अपनी धुन में पढ़े जा रहा है ना। ऐसा नहीं करना है, साथ साथ पढ़ने की कोशिश करो, जैसे मैं आपको, ठीक है ना, जैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। टेरर नेटवर्क्स कैन बी डिसमेंटल्ड ओनली बाय डिसेबलिंग दोज एट देयर टॉप। कह रहे जी टेरर नेटवर्क जो हैं, दहशतगर्दी के, आतंकवाद के जो नेटवर्क्स हैं, उनको डिसमेंटल किया जा सकता है। डिसमेंटल करना क्या होता है? किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, है ना, उसको नेस्तनाबूद कर देना, छोटे छोटे पीसेस बना देना उसके। तो टेरर नेटवर्क्स को भी आप तोड़ पाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में ख़त्म कर पाएंगे, तबाह कर पाएंगे। और कैसे? महज ओनली इस काम को करके। अब बाय लगा के वो काम बता रहा है, डिसेबल करके, असक्षम बना करके उन लोगों को, दोज को, जो इन नेटवर्क्स के टॉप पर बैठे हैं। तो अगर डी कंपनी को ख़त्म करना है ना, तो छोटा राजन को, छोटा चेतन को, दाऊद इब्राहिम को पकड़ के आपको, है ना, सही करना पड़ेगा, उनको पकड़ के लाना पड़ेगा, तभी डी कंपनी ख़त्म होगी। तो टेरर नेटवर्क कभी भी नीचे वाले आदमियों को पकड़ के ख़त्म नहीं होते हैं, ऊपर से टॉप पे आपको हमला करना पड़ता है। नेटवर्क्स आपका सब्जेक्ट है, और पैसिव वॉइस में कैन बी प्लस पे V3 आपकी वर्ब है, डिसमेंटल्ड। ठीक है, एक्टिव पैसिव का जरूर ध्यान रखा करो हर सब्जेक्ट में। डिसमेंटल करना, किसी चीज़ को छोटे छोटे पीसीज में तोड़ना, ख़त्म करना, है ना, इसको इरेडिकेट करना, डिसअसेंबल करना, अपरूट करना भी बोलते हैं। अगर एक गाड़ी है, उसको डिसेंबल करोगे तो उसका टायर, पुर्जा, एंगल, एक्सल, इंजन, स्टेयरिंग, ब्रेक, हर चीज़ आप अलग अलग कर दोगे। ठीक है, तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एकदम पुर्जा अलग कर देना। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है इस सेंटेंस में, बहुत ही प्यारा है, फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं आपको चैनल पे। 2 वर्ड्स हैं, ध्यान देना इनको, ओनली और अबाउट। ओनली का मतलब होता है महज या सिर्फ, अबाउट का मतलब होता है करीबन या फिर लगभग। इन दोनों वर्ड्स को जब भी यूज़ करो बहुत ध्यान से करो। जिस वर्ड के लिए इनको लाए हो, इन एडवर्ब्स को, उस वर्ड के बिल्कुल आजू बाजू में इनको रखना है, और प्रिफरेबली उससे बिल्कुल पहले रखना है जिस वर्ड के लिए ओनली आप यूज़ कर रहे हो। क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, एग्जाम में जैसे मिलेंगे। द मैनेजर ओनली नोज हाउ टू ओपन दिस लॉक। सिर्फ मैनेजर जानता है इस ताले को कैसे खोला जाए। द मैनेजर ओनली नोज हाउ टू ओपन दिस लॉक। हिंदी में ठीक है, अंग्रेजी में मीनिंग गलत निकल रहा है इसका। ये ओनली रखा गया आपने नो नाम के वर्ब के आसपास। नो का मतलब होता है जानना, और ओनली नोज का मतलब होता है सिर्फ जानना। तो इसका मीनिंग ये हुआ, जो हमारा मैनेजर है सिर्फ वो यही जानता है कि ये ताला कैसे खोला जाए। इसके अलावा हमारे मैनेजर को कुछ नहीं पता, एकदम गधा आदमी है, ना वो काम जानता है, ना वो जॉब पे कैसे करना है ना, बैंक को कैसे चलाना है, उसको ये भी नहीं पता। बस उसको ये पता है इस ताले को कैसे खोलना है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपका ये मीनिंग है?
ऐसा मीनिंग तो नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हो सिर्फ मैनेजर को पता है ताला कैसे खुलेगा। मैनेजर को बहुत चीज़ें पता है, लेकिन ताला कैसे खुलेगा ये सिर्फ उसको पता है। तो ओनली द मैनेजर नोज, ओनली द मैनेजर नोज हाउ टू ओपन दिस लॉक। समझ में आ गया? तो बस यही कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से अबाउट पे भी अप्लाई करना है इसी को। द रिच मैन वॉज अ फिलेंथ्रोपिस्ट एंड हैज़ ऑलमोस्ट डोनेटेड ऑल हिज वेल्थ। रिच मैन जो है एक फिलेंथ्रोपिस्ट था। फिलेंथ्रोपिस्ट वो आदमी होते हैं जो दानी होते हैं ना, दान पुण्य करते हैं, जो कि एंथ्रोप से यानी ह्यूमन से फिल यानी प्यार करते हैं, लोगों के लिए दान चंदा करते हैं ना, फिलेंथ्रोपिस्ट। तो ये जो रिच मैन था ये एक बड़ा दानवान आदमी था, फिलेंथ्रोपिस्ट था, और ये लगभग डोनेट कर चुका था अपनी पूरी वेल्थ को। गलत है ना मीनिंग? लगभग डोनेट नहीं किया था उसने डोनेट किया था लगभग अपनी पूरी वेल्थ को। समझे मेरी बात को? लगभग डोनेट से क्या मतलब है भाई? लगभग दान दे चुका हूं मैं नहीं, लगभग मैं सब कुछ दान दे चुका हूं। तो ये ऑलमोस्ट जो है, लगभग जो है, करीबन जो है, ऑल हिज वेल्थ के आसपास आपको, एक सेकेंड है ना, यहां तो आ जाएगा ओनली ऐसे, और यह जो नीचे आपका ऑलमोस्ट है ये हट के आ जाएगा ऑलमोस्ट ऑल हिज वेल्थ। ऑल पीपल इन पंजाब ऑलमोस्ट स्पीक पंजाबी। सभी लोग जो हैं पंजाब में लगभग पंजाबी बोलते हैं। भाई लगभग पंजाबी क्या होती है, या लगभग बोलते हैं पंजाबी, ये क्या होता है? मैं ये कह रहा हूँ करीबन सभी लोग पंजाब में पंजाबी बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल पीपल इन पंजाब स्पीक पंजाबी। चलो सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर हो गया हो तो भी बता देना कमेंट में, नहीं हुआ हो तो भी बता देना। किसी और तरीके से समझा देते हैं ना अगर समझ में ना आया हो। नीचे वाला सेंटेंस आपको होमवर्क की तरह दे रहे हैं। मैनी रिसीव एडवाइस बट द वाइज ओनली प्रॉफिट फ्रॉम इट या बाय इट। बहुत लोग सलाह को पाते हैं, रिसीव करते हैं, लेकिन समझदार लोग ही वो लोग हैं जो उस सलाह से फ़ायदा उठाते हैं, प्रॉफिट लेते हैं। कॉन्सेप्ट सीखा है तो ट्राई देना, इसको कमेंट में डालना, अपने लिए डालना है, मेरे लिए नहीं डालना है। मुझे तो आता है कॉन्सेप्ट, गलत होगा तो भी बता देंगे, सही होगा तो आपको हार्ट दे देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आ जाओ आर्टिकल की वोकैब पे। सारे वर्ड्स, ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेना ना, सारे वर्ड्स आर्टिकल के देखेंगे एक साथ ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @your-english-tutor टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में, फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSAT। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए वोकैब शीट अपनी आज की 6 वर्ड्स हैं, शुरू करेंगे एमुलेट से। थोड़ी सी इंटेंस है वोकैब, ध्यान दोगे तो समझ में आएगी। एमुलेट का मतलब होता है किसी की कॉपी करना, लेकिन कॉपी क्यों करना? क्योंकि उस आदमी के आप बराबर आना चाहते हो। अगर विराट कोहली सचिन तेंदुलकर को एमुलेट कर रहे हैं तो वो सचिन तेंदुलकर का जैसा बैट्समैन, एज अ बैट्समैन रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। समझ पाए मेरी बात को? किसी आइडल के, कोई ऐसे आदमी के जो किसी फील्ड में बहुत आगे हो, उसकी बराबरी करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए आप एमुलेट करते हैं। ऑल सॉफ्टवेयर कंपनीज ऑफ 90s ट्राइड टू एमुलेट माइक्रोसॉफ्ट। सभी सॉफ्टवेयर कंपनीज जो थी 1990 की, वो कोशिश कर रही थी बराबरी करने की, एमुलेट करने की माइक्रोसॉफ्ट को। एमुलेट को इमिटेट या फॉलो सूट करना, कैचअप विद करना भी बोलते हैं। आज आप कैचअप विद जो है फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में देखेंगे। इसका लिटरल मीनिंग ये होता है किसी ऐसे आदमी की बराबरी करना या ऐसी चीज़ की बराबरी करना जिससे आप पिछड़ गए हों। आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, सबके नोट्स बराबर रेडी होने चाहिए, लेकिन आपके रेडी नहीं है, तो आप अपने उन लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ में कैचअप विद कर रहे हैं जो नोट्स बना चुके हैं और आप नहीं बना पाए, है ना। आप छुट्टी के दिन बैठ करके अपने नोट्स बना रहे हैं, तो कैचअप विद कर रहे हैं आप। ये थोड़ा सा पिछड़ जाने के बाद आगे आने के लिए यूज़ किए जाने वाली टर्म है। चलो अगला वर्ड है ब्लास्फेमी। अच्छे से समझते होंगे इस वर्ड को आप। हिंदी में बोलते हैं ईश निंदा, एक्ट ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट फॉर द डिवाइन। भगवान की, है ना, भगवान के लिए आप डिसरिस्पेक्ट दिखाते हैं तो ब्लास्फेमी है। कंजर्वेटिव बार्बरिक सोसाइटीज ऑफ द 21st सेंचुरी ब्लेटेंटली यूज ब्लास्फेमी एक्ट्स फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज। बंद दिमाग की बार्बरिक सोसाइटियां जो हैं, खूंखार सोसाइटियां जो हैं 21वीं सदी की, खुलेआम यानी ब्लेटेंटली
यूज़ करती हैं ब्लास्फेमी के कानूनों को ताकि वो परसिक्यूट कर सकें, सता सकें माइनॉरिटीज़ को, अल्पसंख्यकों को। आप देखेंगे ब्लास्फेमी पे लोगों को लटका दिया जाता है, पत्थर मार मार कर जान ले ली जाती है। ये बारबरिक सोसाइटीज़ में होता है ताकि ब्लास्फेमी एक्ट के जरिए माइनॉरिटीज़ को दबाया जा सके, है ना। ब्लास्फेमी को सैक्रिलेज और प्रोफेनिटी भी बोलते हैं। ईश निंदा के दोनों सिनोनिम्स हैं। आज का आर्टिकल ब्लास्फेमी पे बेस्ड है। अगला वर्ड अपने पास मेमोआ। देखिए मेमोयर लिखा गया है, बोला जाता है मेमोआ, और मेमोआ का मतलब होता है, अगर आप डायरी लिखते हो ना तो वो डायरी का हर पन्ना एक मेमोआ है। आज 15 जनवरी है तो 15 जनवरी को आपने क्या किया, आपके साथ क्या हुआ, 10-5 लाइनें आपने लिख दी है, वो आपका मेमोआ है। और जब ये डायरी के पन्ने इकट्ठे हो जाते हैं वही आपकी आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी बन जाती है। तो मेमोआ क्या होता है, आपकी ऑटोबायोग्राफी का, आपकी आत्मकथा का एक छोटा सा पन्ना। द मेमोइर्स ऑफ लेट म्यूजिशियंस वर फाउंड एंड पब्लिश्ड बाय द फैमिली एज हिज बायोग्राफी। ये म्यूजिशियन कर लेना, ठीक है। डायरी के जो पन्ने थे इस लेट म्यूजिशियन के, या आत्मकथा जो थी इस लेट म्यूजिशियन की, उसको ढूंढा गया और पब्लिश किया गया उसकी फैमिली के द्वारा, है ना, उसकी बायोग्राफी के तौर पे, उसकी कहानी के तौर पे। चलिए नया वर्ड है आपके लिए मेमोआ। अगला वर्ड है मेटामॉर्फोस। देखिए मॉर्फ का मतलब होता है रूप, मेटा का मतलब होता है जी बहुत बड़े स्केल पे, और फोर्स जो ये रूट लगा है लास्ट में, इसका मतलब होता है ट्रांसफ़र या चेंज। मेटामॉर्फोस का मतलब है बड़े स्केल पे, बुनियादी तौर पे किसी चीज़ के रूप ढांचे में बदलाव लाना। ब्रेक करके बता दिया, देखो ये सारी रूट्स है। ये मॉर्फ मतलब रूप, मेटा मतलब बड़ा, फोर्स मतलब चेंज। तो बड़े चेंज लाना, किसी चीज़ में बड़े बदलाव लाना मेटामॉर्फोस करना कहलाता है। रिसेंटमेंट अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट मेटामॉर्फोस्ड इनटू ए रिबेलियन। जो गुस्सा था सरकार के एक्शंस के खिलाफ वो मेटामॉर्फोज कर गया, वो बदल गया, और किसमें, एक बगावत में, एक रिबेलियन में। इसको ट्रांसफॉर्म, ट्रांसम्यूट, ट्रांसफिगर भी बोलते हैं। आज ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। नया वर्ड है मेटामॉर्फोस। चलिए अगला वर्ड है वीड आउट। अब जो बच्चे गांव में रहते हैं और खेत वेत में काम करते हैं तो उन्होंने एक वर्ड सुना होगा, खरपतवार। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं वीड। और खरपतवार को या वीड को आप क्या करते हैं, खेत में से उखाड़ फेंकते हैं ताकि आपके खेत की मिट्टी जो है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी फसलों में जाएं, ना कि इन बिना बात की झाड़ियों कंकड़ों में जाएं, है ना, जो काम के भी नहीं है। तो वीड आउट करना यानी खरपतवार को उखाड़ फेंकना। वहीं से फ्रेजल वर्ब को निकाला गया है। किसी भी चीज़ को उखाड़ फेंकने के लिए, ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो गरीबी और अज्ञानता दोनों को वीड आउट कर देती है, उखाड़ करके फेंक देती है। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन इज द की टू वीडिंग आउट द वायरस। सब तरफ वैक्सीनेशन जो है, हर आदमी का टीकाकरण जो है, वही कुंजी है वीड आउट या खत्म करने की इस वायरस को। चलिए रेट्रीब्यूशन लास्ट वर्ड है। रिवेंज आपने सुना होगा, अवेंज आपने सुना होगा, बदले के लिए। उसका एडवांस सिनोनिम होता है रेट्रीब्यूशन, बदला, और इसको वेंजेंस भी बोलते हैं। आप वेंजेंस नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। सम रेडिकल एलिमेंट्स सोट रेट्रीब्यूशन अगेंस्ट द प्रोफेसर। कुछ बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट, बहुत ही रेडिकल कौन होते हैं, जो मरने मारने पे आ जाते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, देख लेना। तो जो रेडिकल एलिमेंट्स थे समाज के, उन्होंने रेट्रीब्यूशन लेने की कोशिश की, बदला लेने की कोशिश की प्रोफेसर के खिलाफ। और क्यों, फॉर हिज कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स, उसके विवादों भरे रिमार्क्स की वजह से। तो ये वेंजेंस वर्ड आर्टिकल में आज आप देखने वाले हैं। हैवी है वोकैब, चलो अच्छा है, कभी कभी आती है हैवी वोकैब, है ना। अब एक समरी देंगे आपको आर्टिकल की। समरी ये कि 2010 में मलयालम के टीचर थे टीजे जोसेफ, प्रोफेसर थे कॉलेज में। इन्होंने मलयालम का पेपर जो था, मलयाली पेपर, उसमें एक क्वेश्चन डाल दिया, और क्वेश्चन में एक मोहम्मद नाम का आदमी था जो कि गॉड से बात कर रहा था, भगवान से, और गॉड ने मोहम्मद को डॉग बोल करके बुलाया। डॉग समझते हैं ना, डेरोगेटरी वर्ड हो गया। अब इस बात पे टीजे जोसेफ जो हैं, इनके ऊपर हो गया ब्लास्फेमी का केस। कुछ रेडिकल ग्रुप्स थे केरला के जिन्होंने टीजे जोसेफ को हमला किया और इनका हाथ काट डाला। टीजे जोसेफ की जॉब भी चली गई, इनकी बीवी ने सुसाइड भी कर ली, ये रिटायर हो गए, बहुत गरीबी में इन्होंने जीवन बिताया। और बाद में जाके पता लगा कि टीजे जोसेफ ने मोहम्मद और डॉग का क्या किस्सा था उसकी जो है क्वेश्चन पेपर में। एक्चुअल में टीजे जोसेफ ने, एक मशहूर राइटर हैं, मशहूर एक लेखक हैं जिनका नाम है पीटे कुंजू मोहम्मद। उनका एक स्क्रीन प्ले है किताब का, उस किताब में से कुछ डायलॉग्स उठा करके मलयाली का पेपर बनाया था। आई बात समझ में, मलयालम फिल्म मेकर हैं पीटे कुंजू मोहम्मद।
तो पीड़े कुंजू मोहम्मद की किताब में मोहम्मद जो खुद हैं, जो उन्होंने अपने खुद के ऊपर डायलॉग्स लिखे हुए हैं, वो डायलॉग्स इन्होंने गॉड के साथ में लिख करके बनाए थे, लेकिन लोगों ने ये समझ लिया कि ये प्रॉफेट मोहम्मद की बात कर रहे हैं। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि इन पे हमला करने वाले लोग आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, और ब्लास्फेमी पे ऐसे हमला करने वालों का सभ्य समाज में कोई ज़रूरत नहीं है। टीजे जोसेफ को इंसाफ मिला है, लेकिन इंसाफ थोड़ा देर से मिला है। ऐसी दहशतगर्द संस्थाओं को, ऑर्गेनाइजेशंस को जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए भारत जैसे देश में, ठीक है, जिन्होंने इन पर हमला किया। चलिए, आज की टोन है सजेस्ट कर रहा है। अब इनकी पूरी कहानी सुनते हैं जोसेफ साहब की। कह रहे द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ फाइनली कॉट अप विद सावट, a fugitive in the notorious case of chopping off the palm of a college professor in Kerala's Thodupuja। कह रहा है जो लंबे हाथ हैं, आम हैं लॉ की यानी कानून की, आखिरकार वो कैचअप विद कर गई, बराबर आ गई, पहुंच ही गई सावत तक। कानून के लंबे हाथ की गिरफ्त में ये सावत नाम का खूंखार आदमी आ ही गया। और ये कौन है जी सावत? ये सावत एक भगोड़ा है, फ्यूजिटिव है। और किसमें? एक बहुत ही नोटोरियस केस में, बदनाम केस में। और केस था चॉप ऑफ कर देने का, उखाड़ फेंकने का, या काट देने का, कट ऑफ कर देने का हथेली को, पाम को, एक कॉलेज प्रोफेसर की। और प्रोफेसर कौन है, कहाँ पे थे? केरला के थोडुपुझा नाम के शहर में, टाउन में। और ये कब हुआ सारा काम? कानून की लंबी गिरफ्त में ये आया, लंबी बाहों की गिरफ्त में 13 ईयर्स आफ्टर द क्राइम। इस क्राइम के गुनाह के 13 साल बाद। तो 13 साल तक ये जो सावत नाम का आदमी है, प्रोफेसर की बाजू उखाड़ करके भगोड़ा बन के घूमता रहा। लॉन्ग आर्म सब्जेक्ट है, कॉट अप विद इसकी वर्ब है, फ्यूजिटिव आप समझते हैं, भगोड़े को बोला जाता है ऐसा पर्सन जो एब्सकंडिंग हो, स्केपी हो। इसके लिए एक और फ्रेज अंग्रेजी में एट लार्ज। इफ समवन इज एट लार्ज, वो आदमी एक भगोड़ा है, कानून से भाग रहा है। नोटोरियस यानी बदनाम, डिसरेप्यूटेबल, इनफेमस, इसका बिल्कुल उल्टा होता है रिस्पेक्टेबल, रिनाउन, है ना, जो समझ गए ना। बदनाम को बोलते हैं नोटोरियस, रिस्पेक्टेबल यानी जिसकी अच्छा नाम हो, और एक होता है गुमनाम, उसके लिए वर्ड होता है अनोनिमस। तीनों वर्ड याद रखना आपको। चलो आगे कह रहा है जी, स्लूथ्स ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और NIA अरेस्टेड हिम द फर्स्ट अक्यूज्ड फ्रॉम अ विलेज इन नॉर्दर्न केरलास कुन्नूर। जो स्लूथ्स हैं, अब ये कौन होता है स्लूथ्स? स्लूथ्स का मतलब होता है डिटेक्टिव या इन्वेस्टिगेटर्स, जासूस। कह रहा है जी जो बड़े बड़े जासूस हैं, जो NIA के, इन्होंने अरेस्ट किया इस आदमी को, इस सावट नाम के इंसान को, जो पहला अक्यूज था, जो सबसे पहला आरोपी था। और कहाँ से किया? एक गांव से किया, नॉर्दर्न केरला के कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट के। और कह रहा है जहाँ वेयर ही वॉज लिविंग अंडर अ फेक आइडेंटिटी, जहाँ पे वो रह रहा था एक फेक आइडेंटिटी से, एक झूठी आइडेंटिटी से। और ये सारा काम हुआ जी ऑन जनवरी 10, 10 जनवरी के दिन। समझ गए? स्लूथ्स यानी समझ गए ना, इन्वेस्टिगेटर, डिटेक्टिव्स, इनकी वो है अरेस्टेड। पूरा काम पास्ट में हुआ है, 10 जनवरी को हुआ है, इसलिए V2 को पास्ट टेंस को लगाया गया है। शायद परसों की क्लास में ये कॉन्सेप्ट आपको करवाया था। ही आया इस बंदे के लिए, वर्ब है वॉज लिविंग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट देख लो। जनवरी 10 से पहले ऑन लगाया गया है, जनवरी 10 से पहले ऑन लगाया गया है। और याद रखना, टाइम पीरियड से पहले ऑन, इन और एट तीनों प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हो जाता है। एट का इस्तेमाल तब होगा जब आपको टाइम पॉइंट दिया गया होगा, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे। ऑन का इस्तेमाल तब होगा जब आपको दिन दिया गया होगा, 15 जनवरी, 3 फरवरी, या वार दिया हो गया होगा, मंडे, ट्यूसडे। और इन का इस्तेमाल तब होगा जब आपको ड्यूरेशन दी गई होगी कई दिनों की। वीक यानी हफ्ता, ईयर यानी साल, मंथ यानी महीना, डेकेड यानी दशक, सेंचुरी यानी 100 साल। समझ पाए? अगर टाइम दिया गया हो प्रिसाइज 9 बजे, 8 बजे, तो ऐट लगाना है। दिन दिया गया हो 1 जनवरी, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, 15 अगस्त, तो ऑन लगाना है। और अगर दिनों का एक पीरियड दिया गया हो, हफ्ता, महीना, साल, तब आपको इन लगाना है। अगर समझ गए तो फटाफट इस क्वेश्चन को कर दो अटेम्प्ट। डैश द ईयर 1997 गुलशन कुमार वॉज असैसिनेटेड। अब यहाँ पे एक प्रेपोजिशन लगाओ, सुबह 10 बजे 10:40 पे, और फिर एक प्रेपोजिशन लगाओ मंगलवार के दिन 12 अगस्त के, डी कंपनी के किलर्स के द्वारा। करोगे सब लोग अटेम्प्ट? सही होना चाहिए, गलती की गुंजाइश अब ना हो, है ना। पूरा दिमाग खोल के अटेम्प्ट करना। चलो डालना कमेंट्स में, गलत होगा सही होगा बता देंगे। ये सारे आपसे ना आज के क्विज में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। कह रहा था एजेंसी विल राइटली सीक हिज कस्टडी इन ऑर्डर टू अनअर्थ द लेटेंट नेटवर्क ऑफ द बैंड पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और PFI। कह रहा है ये जो एजेंसी है हमारी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और NIA, जिसने इसको पकड़ा है, वो सही है, सही तौर पे ही राइटली सीक करेगी, मांगेगी इसकी कस्टडी को, इसकी हिरासत को। और क्यों?
ताकि वो अनअर्थ कर सके, रिवील कर सके, सबके सामने ला सके लेटेंट नेटवर्क को, छुपे हुए नेटवर्क को, इस बैंड आउटफिट के, बैंड ऑर्गेनाइजेशन के, PFI जिसका नाम है। तो ये सावध जो है इस PFI नाम की बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का आदमी था, ठीक है। अब ये PFI क्या है जी? विच इज़ बिलीव टू हैव प्लान्ड द बारबरिक असॉल्ट। ये वही संस्था है जो मानी जाती है, बिलीव की जाती है पैसिव वॉइस में कि वो प्लान कर चुकी थी इस बहुत ही बारबरिक असॉल्ट को, खूंखार हमले को। और किस पे? ऑन द प्रोफेसर इन जुलाई 2010, प्रोफेसर के ऊपर सन 2010 की जुलाई में। और दूसरा क्या काम कर चुकी थी ये? एंड अरेंज्ड फॉर सावर्थ्स लाइफ इन हाइडिंग देयर आफ्टर। और ये वही संस्था है जो मानी जाती है कि इसने अरेंज भी किया है सावर्ट की लाइफ को, सावर्ट के जीवन को हाइडिंग में, छुपे हुए होने में इस घटना के बाद। आई बात समझ में? तो एजेंसी चाहती है कि सावर्ट को पकड़ के थोड़ा धुने, इसकी मालिश वालिश करें कई दिन तक, ताकि पता लगे कि जिस PFI ने हमला करवाया था इस आदमी के जरिए और फिर सावत को 15 सालों तक, 13 सालों तक छुपाए भी रखा, उस PFI का नेटवर्क कैसे बना हुआ है ना। PFI को हमने बैन तो कर दिया लेकिन इसको तोड़ा नहीं है अभी तक, इसको नेटवर्क ढूंढ के इसको तोड़ा जाए। तो ये चाहती है हमारी एजेंसी। एजेंसी की वर्ब है विल सीक, सीक करना, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। ये चाहेगी कि किसको कस्टडी मिल जाए। लेटेंट यानी छुपा हुआ या हिडन, PFI का नेटवर्क हिडन है, छुपा हुआ है। विच आया है PFI के लिए, विच की पहली वर्ब, दो एक ही वर्ब है, इज़ बिलीव्ड, लेकिन ये बिलीव किया जाता है दो चीज़ों के लिए, बिलीव्ड टू हैव प्लान्ड एंड बिलीव्ड टू हैव अरेंज्ड। टू हैव को दूसरी बार नहीं लिखा गया है ना। ये ऐसा माना जाता है कि इसने प्लान भी किया है और इसने अरेंज भी किया है। इट इज़ बिलीव टू हैव प्लान एंड बिलीव टू हैव अरेंज्ड। बारबेरिक यानी खूंखार, जंगली, क्रूअल या सैवेज। चलो अब कॉन्सेप्ट है ग्रामर के, फटाफट देखो। पहले तो ये स्ट्रक्चर देख लो, ये क्या है टू हैव प्लान्ड। स्ट्रक्चर क्या है जी? ये स्ट्रक्चर कहलाती है परफेक्ट इन्फिनेटिव। थोड़ा आंख और दिमाग खोल के समझोगे तो बहुत आसान है। इन्फिनेटिव कई टाइप के होते हैं, दो मेजर टाइप हैं, सिंपल और परफेक्ट इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव होता है टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, टू प्ले, टू सिंग, टू ईट, टू स्टडी, है ना, टू रीड, टू राइट। और परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है टू हैव प्लस में भी 3, टू हैव प्लेड, टू हैव ईटन, टू हैव रेड। समझ गए? जरूरत क्या है इन दोनों की? अगर रिलेटिवली अनफिनिश्ड एक्शन हो तो सिंपल इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है अधूरे एक्शन के लिए, और रिलेटिवली फिनिश्ड एक्शन हो, पूरा एक्शन हो, उसके लिए परफेक्ट इन्फिनेटिव लगाना है। बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है ये। चलो लगा के दिखाते हैं। वर्ड पे ध्यान देना, रिलेटिवली। द रिच मैन डिसाइडेड टू डोनेट ऑल हिज वेल्थ टू द नीडी। अमीर आदमी ने डिसाइड किया कि डोनेट करेगा अपनी सारी वेल्थ को नीडी लोगों के लिए, द नीडी के लिए, सभी जरूरतमंदों के लिए। द नीडी यहाँ पे कॉमन प्लूरल नाउन है, द प्लस में एडजेक्टिव को यूज़ किया गया। मुझे ये बताओ, जब इसने डिसाइड किया था तब ये डोनेट वाला काम हो चुका था या अनफिनिश था? हो चुका था। अगर ये काम हो चुका था तो सिंपल इन्फिनेटिव लगेगा, टू डोनेट। यहाँ पे बिल्कुल सही है, सेंटेंस इज करेक्ट, सेंटेंस इज करेक्ट। अब दूसरा केस देखो, लिख देता हूँ मैं यहाँ, समझ में आया आपको। सेंटेंस इज करेक्ट। द रिच मैन वॉज सेड या बिलीव्ड टू हैव डोनेटेड ऑल इज वेल्थ टू द नीडी। रिच मैन ऐसा सेड यानी कहा जाता था, या बिलीव्ड माना जाता था कि वो डोनेट कर चुका था अपनी सारी वेल्थ को गरीब लोगों के लिए, नीडी लोगों के लिए। मुझे बताओ, पहले वो डोनेट करेगा या पहले माना जाएगा कि उसे डोनेट कर दिया? आप पहले डोनेट करोगे या आपके बारे में पहले बात होने लगेगी आपने डोनेट कर दिया? अरे भाई, डोनेट करेगा तभी माना जाएगा ना, तभी सेड होगा ना। तो ये रिलेटिवली जो डोनेट नाम का एक्शन है, ये सेड या बिलीव के एक्शन से पहले हो चुका है, इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ रिलेटिवली। मेन वर्ब से जिससे इन्फिनेटिव जुड़ा हुआ है उसके रिलेशन में ये फिनिश्ड एक्शन है। पहले डोनेट हुआ, फिर उसके बारे में बात हुई, तो यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनेटिव लगाया गया है, टू डोनेट की जगह लिखा गया है टू हैव डोनेटेड। इतना समझ गए तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए। चलो अब इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हो सके आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस। क्वेश्चन देख लो अगला। वी नीडेड टू यानी इसको टू को निकाल देता हूँ, ठीक है। वी नीडेड टू सर्च या टू हैव सर्च द लॉस्ट कीज। हमें ज़रूरत थी कि हम सर्च करें, या नीड लिख लो, हमें ज़रूरत है कि हम सर्च करें गुमी हुई चाबियों को, या हमें ज़रूरत है कि हम सर्च कर चुके हों गुमी हुई चाबियों को। अरे भाई, अब ज़रूरत है तो वो काम अभी बाकी है, तभी ज़रूरत होगी ना। यू नीड टू स्टडी, अगर स्टडी कर चुके हो तो फिर नीड कैसे हो जाएगी? स्टडी करना बाकी है, इसीलिए यू नीड टू स्टडी। आई नीड टू ईट, मुझे भूखा हूँ मैं, खाया नहीं है, इसलिए आई नीड टू ईट। इसीलिए मुझे नीड टू सर्च लिखना पड़ेगा, सर्च करने की ज़रूरत है। अगर सर्च कर चुका हूँ तो फिर ज़रूरत ही क्यों है ना। तो यहाँ पे
सिंपल इन्फिनिटिव लगेगा। अगला देखो, शी सीम टू लूज या टू हैव लॉस्ट द कीज, दिखाई देती है कि वो लूज कर चुकी है लॉस्ट कीज को, चाबियों को यानी कीज को। ऐसा दिखाई देता है कि चाबियां खो चुकी है। पहले दिखाई दिया है पहले चाबियां खोई गई, अरे भाई पहले खोई गई फिर दिखाई दिया कि वो खोई गई हैं। खोने से पहले कैसे दिख जाएगा चाबियां खो गई? तो यहाँ पे टू लूज नहीं लिखेंगे, टू हैव V3 टू लॉस्ट लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है लेकिन लॉजिकल है ना भाई। मैथ्स के जो फॉर्मूला है, जो आप रीजनिंग कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए, वो रीजनिंग ही तो लगा रहा हूँ मैं यहाँ। चलो, द कीज अपीयर टू हैव लॉस्ट समवेयर, चाबियां दिखाई देती हैं कि वो कहीं खो गई हैं। अपीयर्ड पहले होंगी या पहले लूज होंगी? भाई पहले खोई जाएंगी फिर अपीयर्ड होंगी। सेंटेंस सही है लेकिन ये भी सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि चाबियों को खोया गया है, चाबियों के ऊपर काम हुआ है, सब्जेक्ट के ऊपर काम हुआ है। परफेक्ट इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव जो आपने सीखा ये एक्टिव में था। अगर पैसिव बनाना हो तो इनकी फॉर्मूला थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वो मैं लिख देता हूं आपके सामने। 2 प्लस में बी प्लस में V3 सिंपल इन्फिनिटिव का पैसिव, ठीक है। और 2 हैव बिन प्लस में V3 परफेक्ट इन्फिनिटिव का पैसिव वाला अगर समझ ना भी आओ तो ऊपर वाला समझ लेना, पैसिव वाला किसी दिन और क्लास में फिर से समझा देंगे। पर जहां पैसिव की जरूरत हो इन्फिनिटिव को पैसिव में यूज किया जाए। यहाँ पे चाबियां हमने खोई है, यहाँ पे हमें जरूरत है चाबियों को ढूंढने की। यहाँ पे रिच मैन डोनेट करेगा, यहाँ पे रिच मैन के लिए कहा जाता है कि वो डोनेट कर चुका है, लेकिन चाबियों ने किसी को नहीं खोया है, चाबियां खुद खोई हैं और खो चुकी हैं तो पास्ट में खो चुकी हैं पैसिव इन्फिनिटिव में। और टू हैव बिन लॉस्ट लिखूंगा तो सेंटेंस सही होगा। द विलेज इज रिपोर्टेड डिस्ट्रॉय बाय अ सीवियर स्टॉर्म लास्ट नाइट, विलेज ऐसा रिपोर्ट हो रहा है कि डिस्ट्रॉय हो चुका है एक बहुत बुरे तूफान की वजह से कल रात। थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, थोड़ा एडवांस्ड क्वेश्चन उन बच्चों के लिए छोड़ रहा हूं जिन्होंने कॉन्सेप्ट सीख लिया। डालना कमेंट में, गलत होगा तो जरूर बताऊंगा। बढ़े आगे। चलिए, आज की ग्रामर की आपकी खूब हो गई डोज, है ना। अब अपने आर्टिकल को पूरा करते हैं आगे फटाफट, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कर लेना, कर सको तो। आगे कह रहा है जी, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट टारगेटेड प्रोफेसर TJ जोसेफ ऑन हिज वे होम फ्रॉम चर्च। जोसेफ साहब को रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ने, फंडामेंटल लोगों ने टारगेट किया जब ये चर्च से घर आ रहे थे। और क्यों टारगेट किया? फॉर ड्राफ्टिंग ए क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन पेपर को ड्राफ्ट करने के लिए। और कौन सा क्वेश्चन पेपर था? विद सपोजिटली अ ब्लास्फेमस रेफरेंस टू द प्रॉफिट, जिसमें सपोजिटली एक ईश निंदा वाला रेफरेंस था, इशारा था प्रॉफिट के लिए, मोहम्मद साहब के लिए। सपोजिटली का मतलब होता है ऐसा माना जाता है। भाई जोसेफ साहब ने तो कहानी कुछ और बताई, सुप्रीम को हाई कोर्ट ने भी इनको बरी किया इस ब्लास्फेमी के केस में, माफ़ी भी मंगवाई इनसे, कॉलेज वालों से। तो पर रिलीजियस लोग, फंडामेंटलिस्ट लोग ये कह रहे थे कि हमारे हिसाब से तो इनकी बात ब्लास्फेमस है, इन्होंने इंसल्ट की है प्रॉफिट की। अब देखो यहाँ पे सेमी कॉलम लगा के बताया गया है हुआ क्या था। एक्चुअली इट वॉज एन अडेप्टेशन ऑफ अ पैसेज फ्रॉम एन एसे ऑन अ स्क्रीन प्ले। कह रहा है हकीकत में ये एक अडेप्टेशन था, एक लिया हुआ पार्ट था, कहीं और से अडेप्ट किया हुआ हिस्सा था, एक पैसेज का, एक टेक्स्ट का जो एक ऐसे में लिखा हुआ था, और ऐसे था एक स्क्रीन प्ले पे, एक ड्रामा पे। और स्क्रीन प्ले कौन सा था? जो रिटन था एक नोटेड मलयाली फिल्म मेकर के द्वारा। नोटेड यानी जाने माने मलयाली फिल्म मेकर, आप समझ गए, डायरेक्टर PT कुंजू मोहम्मद। तो इनकी कहानी के डायलॉग को इन्होंने उठा करके मलयाली पेपर लिखा था, जिनमें मोहम्मद, जो मोहम्मद हैं वो ये कुंजू मोहम्मद थे जिनके लिए इन्होंने डायलॉग बनाया था, है ना। तो ये एक्चुअल में हाई कोर्ट में प्रूव हुई है पूरी केस, आप इसको विकीपीडिया पे पढ़ें। चलिए, एक्सट्रीमिस्ट की वर्ब है टारगेटेड, इट की वर्ब है वॉज, ठीक है, इट की वर्ब है वॉज। आगे कह रहे हैं जी, द स्टेट वॉज एबल टू इंश्योर दैट द इंसिडेंट डिड नॉट स्पार्क कम्युनल टेंशन। जो स्टेट ऑफ केरला है वो एबल रही इस काम में, सक्षम रही इस काम में कि वो पक्का करे, सुनिश्चित करे इस चीज़ को कि जो इंसिडेंट है वो स्पार्क ना करे, ना भड़काए कम्युनल टेंशंस को, सांप्रदायिक जो है तनाव को। कह रहा है बट इट सेट ऑफ ए क्राइसिस ऑफ इरिवर्सिबल लॉसेस फॉर द प्रोफेसर। कह रहा है लेकिन फिर भी सांप्रदायिक टेंशन तो नहीं हुई, लेकिन इस पूरे मामले ने सेट ऑफ कर दिया, शुरू कर दिया एक सीरीज ऑफ इरिवर्सिबल लॉसेस को, एक पूरी श्रृंखला को, ऐसे नुकसानों की जो इरिवर्सिबल हैं, जिनको कभी पूरा नहीं किया जा सकता प्रोफेसर के लिए। प्रोफेसर की नौकरी चली गई, इनका हाथ कट गया, इनकी वाइफ ने सुसाइड कर ली, इतना कुछ इन प्रोफेसर के साथ पिछले 10 सालों में हुआ। स्टेट की वर्ब है वॉज, इंसिडेंट की वर्ब है डिड नॉट स्पार्क, इट की वर्ब है सेट ऑफ।
सेट ऑफ करना, किसी चीज़ को इस तरीके से शुरू करना कि उसको बाद में कंट्रोल ना किया जा सके। जैसे आग लगा देना कहीं पे, सेट ऑफ अ फायर। अलार्म को बजा देना, सेट ऑफ एन अलार्म, है ना। तो ऐसी चीज़ों को शुरू करने के लिए सेट ऑफ जो है वर्ड फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है। सेट ऑफ का एक और मीनिंग भी होता है बैलेंस या काउंटरएक्ट करना, हिसाब बराबर करना। 100 रुपये मैंने आपसे लिए, 100 रुपये मैंने आपको 10 दिन बाद दे दिए, तो हमारा हिसाब सेट ऑफ हो गया। एक ही फ्रेजल वर्ब दोनों तरीके से यूज़ होती है। इरिवर्सिबल मतलब जिसको रिवर्स ना किया जा सके, जिसको फिर से पुरानी अवस्था में लाया ना जा सके। दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बन सकता, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब ये सारे वन वर्ड्स आपको करवाए गए हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, समथिंग दैट कैन नॉट बी डिनाइड एंड समथिंग कैन नॉट बी डिलीटेड। वीडियो को पॉज करके एक बार इनको याद कर लो, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। ये लास्ट वाला आ नहीं रहा बराबर में, कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं इनडेलिबल। ठीक है, एक एक वर्ड ब्रेक करके के आपको 20-20 बार समझा चुके हैं। पुरानी क्लासेस जिन बच्चों ने ली है और नहीं ली हैं तो फिर किसी क्लास में तोड़ के समझाएंगे, रेगुलर आपको रहना होगा। चलो वन वर्ड याद रखना, आज के क्विज में आपसे पूछे गए हैं। कैरेजी विद द कैथोलिक चर्च which managed the college where he was teaching, turning his back on him, he was terminated from service। कह रहा है जी साथ ही इस घटना के, कह रहा है जो कैथोलिक चर्च है जो मैनेज करती थी उस कॉलेज को जहाँ पे प्रोफेसर टीच कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, कह रहा है उस चर्च के टर्न कर लेने के बैक को इसके ऊपर, इस प्रोफेसर के ऊपर चर्च की अपनी कमर को दिखा देने के साथ या मुंह फेर लेने के साथ ही इसको सर्विस से निकाल दिया गया, प्रोफेसर साहब को टर्मिनेट कर दिया गया। और कैसे हुआ है सारा काम? ये सारा काम हुआ विद अ रिकॉल ऑन द ईव ऑफ हिज रिटायरमेंट। जब उनकी रिटायरमेंट का एक दिन बचा था, उस एक दिन की पहली शाम को, ईव को, उनको रिकॉल भी कर लिया गया, सर्विस पे वापस ले भी लिया गया। मेड पॉसिबल, कह रहा है इस चीज़ के पॉसिबल हो जाने के साथ ही। और ये क्यों हुआ? एक दिन पहले इनको सर्विस में क्यों लिया? कह रहा है जी रूफली बाय द सुसाइड ऑफ हिज डिसकॉन्सोलेट वाइफ। कह रहा है ये रूफली हुआ या रिग्रेटफुली हुआ, अनफॉर्चुनेटली हुआ, सुसाइड की वजह से उनकी उस वाइफ के जो डिसकॉन्सोलेट थी, जो जीवन से मोह भंग कर चुकी थी। डिसकॉन्सोलेट का मतलब होता है अब आपको कंसोल नहीं किया जा सकता, आप इतने दुखी निराश हैं कि आप जीना ही नहीं चाहते हैं, मॉर्नफुल या डिजेक्टेड हैं, है ना। तो इनकी वाइफ जो डिसकॉन्सोलेट थी, उनकी सुसाइड की वजह से इनको रिटायरमेंट से एक दिन पहले सर्विस में लिया भी गया। और ये पूरा सारा काम हुआ है एज ही रिकॉल्स इन हिज मेमोआ अ 1000 कट्स, जैसा कि ये प्रोफेसर रिकॉल भी करते हैं अपनी आत्मकथा में, मेमोआ में, जिसका नाम है अ 1000 कट्स, 1000 कट्स, 2020 में आई थी। ठीक है, बहुत प्यारी किताब है ये, मैं पढ़ने वाला हूँ, कहीं से मिल जाएगी तो ज़रूर लेकर के आएंगे। जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा है बहुत इंटरेस्टिंग और अनफॉर्चुनेट केस था ये। चलिए, विच जो है आप सर्च के लिए, विच की वर्ब है मैनेज्ड। अच्छा, ही आया प्रोफेसर के लिए, वॉज टीचिंग, अगेन ही वॉज टर्मिनेटेड। ऑन द ईव ऑफ का मतलब होता है एक दिन पहले। ऑन द ईव ऑफ 15 अगस्त मतलब 14 अगस्त की शाम, समझ गए ना। रूफली होता है अनफॉर्चुनेटली। मेमो आप समझ चुके हैं, आपकी आत्मकथा को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। कह रहा द NIA टू कवर द इन्वेस्टिगेशन इन 2011। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जिम्मा ले लिया इस इन्वेस्टिगेशन का सन 2011 में। वाइल इट वॉज एबल टू गेट द कन्विक्शन ऑफ 19 ऑफ द अक्यूज्ड फॉर वेरियस ऑफेंसेस इंक्लूडिंग दोज अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इन द फेज 2 ट्रायल। कह रहे जी लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ो। जहां NIA एबल था इस काम को करने में कि वो कन्विक्शन को पाले 19 लोगों के, उन अक्यूज्ड में से, उन आरोपियों में से जो वेरियस ऑफेंसेस में थे, जिसमें शामिल हैं UAPA एक्ट भी फेज़ 2 के ट्रायल में। अलग अलग फेजेस में ट्रायल हुए हैं। पहले केस शुरू हुआ, 3 पकड़े गए, फिर केस को और आगे बढ़ाया सेकंड फेज, फिर 4 पकड़े गए। तो कह रहे हैं जहाँ पे 19 लोगों को इन्होंने दोषी सिद्ध करवा दिया है ना ये वालों ने, अलग अलग एक्ट्स के अंदर, ऑफेंसेस के अंदर। वहीं पे हुआ क्या, दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी द फैक्ट दैट द की अक्यूज्ड रिमेन्ड एट लार्ज प्रिवेंटेड इट्स क्लोजर। कह रहा दिक्कत ये थी कि ये जो फैक्ट है कि सबसे बड़ा आरोपी जो था सावध, जिसको पकड़ा है, वो अभी तक रिमेंड बना रहा एट लार्ज यानी फरार, फ्यूजिटिव यानी भगोड़ा। ये फैक्ट ही प्रिवेंट करता था केस के क्लोजर को। कितना भी आप बाकियों को दोषी सिद्ध कर लो, जिसने हाथ काटा है वो आदमी तो पकड़ा ही नहीं गया, केस खत्म नहीं हो सकता। तो यही समस्या थी सावध के पकड़े जाने की। फैक्ट की वर्ब है प्रिवेंटेड, की अक्यूज यानी सबसे बड़ा आरोपी, इसकी वर्ब है रिमेंड।
कह रहे जी द एजेंट एट लार्ज, आप समझते हैं भगोड़े को एब्सकंडिंग को बोलते हैं, ऐसा आदमी जो कानून की गिरफ्त से बच रहा हो। कह रहे द एजेंसी अनाउंस्ड अ बाउंटी ऑफ ₹10 लाख फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ सैवेट। एजेंसी ने एक अनाउंस कर दिया बाउंटी को, इनाम को 10 लाख रुपए का, जो भी सावर्ट पे इंफॉर्मेशन देगा। बाउंटी होता है किसी गलत आदमी को पकड़वाने पे जो इनाम मिलता है ना, वेजर या बाउंटी इसको बोलते हैं। हिज अरेस्ट हैज शिफ्टेड द फोकस टू द कॉन्स्पिरेटर्स। अब इस सावर्ट की अरेस्ट ने शिफ्ट कर दिया है, बदल दिया है सारे फोकस को कॉन्स्पिरेटर्स की तरफ, षड्यंत्रकारियों की तरफ। और कौन से कॉन्स्पिरेटर्स हैं? वो कॉन्स्पिरेटर्स हु मास्टर माइंडेड द असॉल्ट, जो मास्टर माइंड थे इस असॉल्ट के, जिन लोगों ने सावर्ट को भड़काया था कि तू जाके हाथ काट के आ। और कह रहा है एंड द अंडरलिंग्स हु हार्बर्ड हिम, और उन चेले चपाटों की तरफ, अंडरलिंग्स की तरफ, जिन्होंने सावर को हार्बर किया, इसको पनाह दी। हार्बर करना, किसी को प्रोटेक्ट करना, शील्ड करना, पनाह देना। अंडरलिंग होते हैं चेले चपाटे, हैंचमैन, फुट सोल्जर। जो गब्बर के साथ में सांगा था, क्या था वो सांबा था ना, सांबा, वो उसका हैंचमैन था, अंडरलिंग था, जो किसी बड़े जो है बदमाश के नीचे काम करता है। तो सारा फोकस अब उन लोगों पे आ गया है कि सावर के ऊपर कौन लोग हैं और सावर के नीचे कौन चले चपाटे हैं जो इसको हेल्प करते हैं। अरेस्ट की वो है हैज शिफ्टेड, हु आया है कॉन्स्पिरेटर्स के लिए, षड्यंत्रकारियों के लिए, इसकी वो है मास्टरमाइंडेड, मास्टरमाइंड करना, ऑर्केस्ट्रेट करना, किसी घटना का प्लान करना। कह रहे जी गिवन दैट इट वॉज द आउटलॉज स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और सिमी दैट मेटामॉर्फराइज्ड इनटू द नेशनल डेवलपमेंट फंड और एनडीएफ एंड सब्सिक्वेंटली इनटू पीएफआई, और देख लेना इसकी फुल फॉर्म, पीपल फेडरेशन ऑफ इंडिया। द की टू अवर्टिंग इट्स रिसर्जेंस इन अनदर अवतार लाइज इन अपरूटिंग द एंटायर नेटवर्क। देखो बड़े ध्यान से समझना इस पूरी कहानी को। कह रहे देखते हुए इस बात को, गिवन दैट कि ये एक आउटलॉर्ड यानी इलीगल सिमी नाम की संस्था थी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया नाम की ग्रुप था, जो कि मेटामॉर्फोज हो गया, जो कि बदल दिया अपना रूप एनडीएफ नाम की संस्था में अपने आप। सिमी पे बैन लगा, इन्होंने अपना नाम बदल दिया, एनडीएफ कर दिया। फिर एनडीएफ पे बैन लगा, फिर ये बन गए पीएफआई। कह रहा है जी देखते हुए इस चीज़ को कि ये जो है ना, ये सब जो दहशतगर्द है बार बार अपना बैन लगने पे नाम बदल लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। कह रहे इस चीज़ को देखते हुए गिवन दैट जो की है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पार्ट है, कुंजी है, और किस चीज़ की, अवॉइड करने की, बचने की, इसके फिर से रिसर्जेंस को, इस पूरे आउटफिट के फिर से उभर आने को, इमर्ज होने के, रिसर्च करने को, और किसमें, किसी दूसरे अवतार में, रूप में वो लाई करता है, वो कुंजी बिछी हुई है या छुपी हुई है, अपरूट करने में, उखाड़ फेंकने में, वीड आउट करने में इस पूरे नेटवर्क को। और ये नेटवर्क किसका है? ऑफ इट्स अंडरग्राउंड सपोर्टर्स, इसके छुपे हुए सपोर्टर्स का। आप जब तक इस नेटवर्क को ख़त्म नहीं करोगे, ये अपना नाम बदलते रहेंगे, आप इन पे बैन लगाते रहना, है ना। चलिए इट की वर्ब है वॉज, दैट आया है सिमी के लिए, वर्ब है मेटामॉर्फोज, मेटामॉर्फोज आप देख चुके हैं। की जो है कुंजी, इसकी वर्ब है लाई, अपरूट करना, उखाड़ फेंकना। जोसेफ हैज़ एज हिज वर्ड सजेस्ट ओवरकम एनी इनविल और फीलिंग ऑफ वेंजियंस टुवर्ड्स हिज एसेलेंट्स। कह रहे प्रोफेसर जोसेफ जो हैं बड़े दिल के आदमी हैं, जैसा कि उनके वर्ड्स खुद भी सजेस्ट करते हैं, जैसा कि उनकी बातों से पता लगता है कि ये ओवरकम हो चुके हैं, ऊपर आ चुके हैं किसी भी बुरी भावना से, इलविल से, बैड इंटेंशन से या फीलिंग से, जो है बदले की अपने एसेलेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जिसने प्रोफेसर की ज़िंदगी तबाह की। कह रहा है प्रोफेसर तो इस पूरी बदले की भावना से ऊपर उठ ही चुके हैं, अब ये काम प्रोफेसर के लिए नहीं करना है। बट ही रूज दैट एक्शन अगेंस्ट द फुट सोल्जर्स ऑफ रिलीजियस टेरर वुड नॉट गारंटी पीस एंड हार्मनी इन सोसाइटी। लेकिन ये प्रोफेसर साहब रू करते हैं, ऐसा रिग्रेट करके बताते हैं कि कोई भी एक्शन अगर आप लोगे फुट सोल्जर्स के खिलाफ, इस बैंड आउटफिट जो है पीएफआई, इसके चेले चपाटों के खिलाफ, इस रिलीजियस टेरर ग्रुप के खिलाफ, वो गारंटी नहीं करेगा पीस को और सद्भाव को, हार्मनी को सोसाइटी में। प्रोफेसर कहता है जी मुझे तो किसी से बदला लेना नहीं है, मैंने तो कर दिया सबको माफ़, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इन छोटे मोटे चपाटों को मत पकड़ो, ऊपर वालों को पकड़ो। छोटे चपाटों को पकड़ोगे कोई और आ जाएंगे इनकी जगह, पीस और हार्मनी है ना तब तक नहीं होगी। चलो प्रोफेसर की वो है हैज़ ओवरकम, ओवरकम करना, किसी चीज़ पे फतह पा लेना, बदले की भावना पे इन्होंने फतह पा ली है। वर्ड्स की वो है सजेस्ट, असेलेंट्स यानी हमलावर, ही की वो है रूज, रू करना, रिग्रेट करना। एक्शंस की वो है वुड नॉट गारंटी। फॉर दैट टू हैपन देयर हैंडलर शुड बी ब्रॉट टू बुक। और कह रहा है ऐसा होने के लिए इनके जो हैंडलर्स हैं, जो ऊपर बैठे हैं,
उनको ब्रिंग टू द बुक करना पड़ेगा पैसिव वॉइस में, शुड बी प्लस में ब्रॉड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ब्रिंग टू द बुक करना, किसी को कानून के कटघरे में लाना, किसी को समझ गए ना, केस चला के प्रोसिक्यूट करना, सजा देना। इट इज़ वाइटल दैट द NIA स्टेज द कोर्स। कह रहा है जी ये भी बड़ा वाइटल है, ज़रूरी है कि NIA स्टे करती है, बनी रहती है इसी रास्ते पे, द कोर्स पे। स्टे द कोर्स, जिस रास्ते चल रहे हो उस पर चलते रहना। एंड प्रोसिक्यूट्स द की अक्यूज्ड, और प्रोसिक्यूट करती है, सजा देती है, कानून केस चला करके पूरा कानूनी जो है हिसाब करती है सबसे की अक्यूज का, सावड नाम के इस खूंखार अपराधी का। ठीक है, सेंटेंस समझ में आ गया। प्रोसिक्यूट करना, किसी को कोर्ट में बुला करके उसके ऊपर केस चलाना, उसको हिसाब करना उसका। द टेरर नेटवर्क दैट प्लॉटेड द हीनियस अटैक मस्ट बी डिसेबल्ड एंटायरली। जो ये दहशतगर्दी नेटवर्क है, सिमी और PFI नाम का रिलीजियस इस्लामिस्ट, कह रहा है वो नेटवर्क जिसने प्लॉट किया था इस पूरे हीनियस अटैक को, इस पूरे गंदे अटैक को, इस नेटवर्क को डिसेबल करना चाहिए पूरे तरीके से, एंटायरली। हीनस आप समझते हैं बहुत ख़राब चीज़ के लिए बोलते हैं, अबॉमिनेबल या मैकाब भी इसको बोला जाता है। चलिए, सिंपल सा आर्टिकल था, बहुत मुश्किल भी नहीं था, इजी भी नहीं कहूँगा, मॉडरेट था। अब आ जाओ अपने क्विज पे। पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे रियल कॉन्टेक्स्ट, एकदम सच्ची कहानी क्या है इस कंट्रोवर्सी की, उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो जोसेफ साहब ने 2010 में लिखा था। प्रोफेसर ने ब्लास्फेमस रेफरेंस दिया था रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर इस पेपर में। प्रोफेसर ने निंदा की थी प्रॉफिट की अपने क्वेश्चन पेपर में, ब्लास्फेमस रेफरेंस दिया था। जो कंट्रोवर्सी है वो तब आई जब पेपर में एक मिस प्रिंट हो गया, छपाई में गलती हो गई इस पेपर के अंदर, या प्रोफेसर का जो रेफरेंस इशारा था मोहम्मद को, उसको गलत तरीके से किसी और से जोड़ा गया, प्रॉफिट मोहम्मद से जोड़ा गया कुछ आतंकवादियों के द्वारा, दहशतगर्दों के द्वारा। ठीक है, तो चारों में से आपको क्या लगता है? बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जिसने आर्टिकल समझा होगा वही आंसर कर पाएगा। आंसर खुद से निकाल लेना, हिंदी कर दी है मैंने, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल भी दिया है, इसी वीडियो के नीचे चेक करो। अब ये बाकी के आपको खुद करने हैं। सब वर्ड्स के मीनिंग पूछे आपसे, किसी आदमी के खुद के रिटर्न अकाउंट्स क्या कहलाते हैं, उसकी लाइफ एक्सपीरियंसेस को क्या बोलते हैं, वीड आउट, कैचअप विद, सेट ऑफ और इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, सारे वर्ड्स आपको करवाए हैं। फिर आपसे एक कोलोकेशन फ्रेज पूछा है, अपरूट किस चीज़ को करते हैं, असॉल्ट को, फ्यूजिटिव को या नेटवर्क को, कौन सा कोलोकेशन वर्ड अपरूट के साथ में फिट होता है। और लास्ट वाले में आपको मिलेंगी 3 एरर्स आपको मिल सकती हैं इन ब्लैक, डार्क ब्लैक जो बोल्ड वर्ड्स हैं इनके आसपास। ठीक है, कोशिश करो। ठीक है, तीनों एरर्स को निकालो। कमेंट सेक्शन में 10 क्वेश्चन के आंसर रखे हैं, पहले ही कमेंट में जाके चेक करो। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। जो बच्चे क्लास को लास्ट तक देखते हैं, मेरा डेटा ये बताता है यूट्यूब का कि लगभग 45% बच्चे पूरी क्लास देखते हैं, है ना। तो आप ही वो लोग हो जिनके लिए मेहनत हो रही है पूरी। इस चैनल का ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी कंटेंट को मेहनती बच्चों के लिए लेकर के आना। सब बच्चे मेहनती हैं भी नहीं और सब जगह क्वालिटी जा भी नहीं सकती। चलिए मुलाकात लेंगे नेक्स्ट क्लास।